The process of glycolysis. This is the diagnostic representation of glycolysis. Glycolysis is a 9-step process and each step is catalyzed by an unique enzymes. आज हम एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो आप तैयार होइए। सबसे पहले आइए ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मीन्स, ग्लाइको मीन्स होता है शुगर एंड लिसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में जो शुगर ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 2 मोल 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में टूट जाता है। ये ओवरऑल प्रोसेस जो होती है, ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। 1 मोल ग्लूकोज 2 मोल पायरुवेट में ब्रेक हो जाता है। अब ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है ये कॉमन होती है बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज इन प्रोकैरियोट्स। ये हम कह सकते हैं कि अरबिक रिस्पायरेशन जिनमें होता है उनमें भी, और एनारोबिक रिस्पायरेशन जिनमें होता है उनमें भी। एनारोबिक रिस्पायरेशन में यही एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ग्लाइकोलिसिस से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है जिसे पायरुवेट कहते हैं, इसका फर्मेंटेशन होता है, तो या तो अल्कोहल बनता है या तो एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में या एरोबिक रिस्पायरेशन में ये पहली स्टेप होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। और इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है जिसे ग्लाइकोलिसिस मीन्स, ग्लाइको मीन्स होता है शुगर, लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ये कहाँ पर होती है? ग्लाइकोलिसिस आर टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म and in absence of oxygen. It is the common process in both aerobic respiration and anaerobic respiration. इसमें जो पहली स्टेप होती है इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फास्फोरिलेशन होता है। उससे पहले ग्लाइकोलिसिस एनिमल की केस में भी होती है और प्लांट के केस में होती है। एनिमल के केस में कोई मैटर नहीं है, एनिमल के केस में सीधे ग्लूकोज अवेलेबल होता है। लेकिन प्लांट के केस में फूड की सिंथेसिस के बाद जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उसको सुक्रोज कहते हैं। और ये सुक्रोज जो होता है इट इज द प्रोडक्ट फॉर द ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले सुक्रोज जो होता है ये ओलिगोसैकेराइड होता है। ये ब्रेक होता है 1 मोल ग्लूकोज में और 1 मोल फ्रक्टोज में। इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसे इनवर्टिब्रेट एंजाइम कहते हैं। इस तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्लांट में ग्लाइकोलिसिस में इंटर होते हैं, जबकि एनिमल में ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का सीधे ब्रेकडाउन होता है। तो पहली स्टेप जो होती है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मीन्स होता है 6 एंड काइनेज मीन्स द एंजाइम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्फोरिलेशन। और इस तरह से पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होता है और जो 6 कार्बन होता है यहीं पर आकर के क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है। और ये प्रोसेस जो होती है इसको किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर फास्फेट जुड़ता है तो इसको फास्फो ऐड होता है या रिमूव होता है तो इसको फास्फोरिलेशन कहते हैं। पहले स्टेप में फास्फोरिलेशन होता है। एक चीज यहाँ पे याद करने वाली है कि यहाँ पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स ये स्टेप जो होती है इज द
एटीपी आर यूटिलाइज, ऐसी प्रोसेस जिसमें इन जनरल जो होता है प्रोसेस में क्या होता है एटीपी बनता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट ही होती है एटीपी के यूटिलाइजेशन से, और इस तरह से 1 मोल ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमेराइजेशन होता है, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको फास्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम कहते हैं। ये ग्लूकोज को उसके आइसोमर फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से इन सेकंड स्टेप in reference to glycolysis fructose 6 phosphate are formed. In the third step, this is the third step, here once again यहाँ पर एक बार फिर आपका फास्फोरिलेशन होता है, और फ्रक्टोज के 1 कार्बन में एक फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, और इस तरह से फाइनली 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप और यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, और इस तरह से एक बार फिर एटीपी का यूज़ होता है, और इस तरह से इसका जो एक फास्फेट ग्रुप्स होता है वो आकर के कहाँ पे जुड़ जाता है फ्रक्टोज, और फाइनली फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्टेप होती है इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन हो, याद रखिएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं एक एटीपी यहाँ पर स्पेंड हुआ, दूसरा एटीपी यहाँ पर होता है। इसके बाद की जो स्टेज होती है फोर्थ स्टेप में, अब यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम, ये जो एल्डोलेज एंजाइम होता है ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट को 2 मोल, अब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ तक जो थे सभी 6 कार्बन मोल्स मॉलिक्यूल्स थे, बोथ आर द 6 कार्बन, अब ये क्या होते हैं 2 मोल फास्फोग्लिसरेट में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पर एंजाइम्स जो यूज होता है उसको एल्डोलेज कहते हैं। ये फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये रिवर्सेबल प्रोसेस होती है, इस तरह से अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। फाइनली अब इसके बाद यहीं से ग्लाइकोलिसिस आर टेक प्लेस इन 2 टाइम, 2 मोल के फॉर्म में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो कार्बन है, ये जो कंपाउंड है, ये इट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से इसके बाद की जो प्रोसेस होती है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक तो यूटिलाइजेशन था, अब इसके बाद क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, आप कह सकते हैं लिबरेशन ऑफ एटीपी या जनरेशन ऑफ एटीपी शुरू हो जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम मिडल प्रोसेस होती है। जैसे आपका कांटा होता है, कांटे में इस तरह से अगर हम रख देते हैं तो ये आपका 2 हो गया, एक सिरा यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। यहाँ पे हम वेट को रखते हैं, और यहाँ पर जिसका वेट करना होता है उस मटेरियल को रखते हैं, और ये आपका सेंटर हो गया। तो मान के चलिए यही आपका क्या होता है सेंटर होता है। इससे पहले की जो प्रोसेस होती है उसमें एटीपी का यूज होता है, इसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसमें एटीपी जनरेट होता है। अब इसमें इसके बाद अगली जो स्टेप होती है, यहाँ पर 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 1,3 फास्फोग्लिसरेट with the help of enzyme glycerate 3 phosphodehydrogenase। यहाँ पर क्या होता है, एक बार रिडक्शन होता है, NAD NADH में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से ये आपका 3 फास्फोग्लिसरेट 1,3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे NAD का फॉर्मेशन होता है। अब इसका आप वो देख लीजिए यूटिलाइजेशन। हम जानते हैं कि NAD ये आपका क्या होता है एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, और इससे ATP का फॉर्मेशन होता है। अब इन रेफरेंस टू एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन में इस NAD से ATP को जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका सिस्टम तो नहीं पाया जाता है,
लेकिन आपका एरोबिक रिस्पायरेशन में इस NAD से एक NAD से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 मोल होगा तो 2 NAD से 4 ATP का जनरेशन होता है जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का। और इस तरह से 1,3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है, NAD में कन्वर्ट हो जाता है। अगले स्टेप में अब ATP का फॉर्मेशन शुरू होता है। अभी तक यूटिलाइजेशन था, अब यहाँ से प्रोडक्शन या लिबरेशन हो जाता है। इन दिस स्टेप विद द हेल्प ऑफ फास्फोग्लिसरेट काइनेज वंस अगेन फास्फोरिलेशन होता है और इस तरह से ATP जो होती है वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है। एक ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 बार ये प्रोसेस चल रही है 2 टाइम, तो हम कह सकते हैं 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और इस तरह से 1,3 फास्फोग्लिसरिक काइनेज की हेल्प से 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन होता है, कह सकते हैं रोटेशन होता है। पोजीशन जो होती है वो फास्फेट ग्रुप की वो चेंज हो जाती है और ये जो चेंज होता है दैट कैन बी कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम। ये 3 फास्फेट जो 3 कार्बन है, कार्बन के 3 पर यहाँ पे फास्फेट होता है, इसको मूव कर देता है 2 पे और इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे फास्फेट ग्रुप आ जाता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको 2 फास्फोग्लिसरेट कहते हैं। ये 2 या 3 ये फास्फेट ग्रुप की पोजीशन को डोनेट करता है। यहाँ पर 2 फास्फेट ग्रुप था, ADP के साथ एक फास्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है तो अब एक बचता है। इस स्टेप में इस फास्फेट ग्रुप का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगले स्टेप में 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू फास्फोइनोल पाइरुवेट and this process is catalyzed by an enzyme that is called enolase, and finally and last the phosphoenol convert into pyruvate with the help of pyruvate kinase। एक बार फिर फास्फोरिलेशन होता है और ATP जो होता है ADP is converted into ATP and finally a mole of pyruvate are formed. So in a reference to glycolysis, in last 9 step glucose is converted into pyruvate, and if we take the conclusion then we found that in this process 1 mole glucose break into 2 mole pyruvate। अब कंक्लूजन होता है इस तरह से हम देखते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह पर ATP का यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ 2 ATP और 2 जगह पर 4 ATP जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं। एक जगह पर 2 मोल आपका NADH का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अगर हम कंक्लूजन लेते हैं तो एरोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन फायदा होता है, गेन होता है। एक्चुअल में बनते हैं 4 में से 2 यूटिलाइज हो जाते हैं तो 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। इन एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल जो होते हैं 2 ATP एंड 4 ATP from NADH and finally 6 ATP are formed in if the glycolysis occurs in aerobic respiration and only 2 ATP are formed
if the glycolysis occurs in anaerobic respiration। तो कंक्लूजन निकलता है कि यही एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कॉमन होती है। लास्ट पॉइंट, ये कॉमन प्रोसेस होती है, कॉमन पाथवे होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में इसी से जो एनर्जी मिलती है वही लिविंग थिंग अपनी लाइफ प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं, और हम देखते हैं कि सिर्फ 2 एटीपी का फ़ायदा होता है। 2 एटीपी यहाँ पर बनते हैं और 2 एटीपी यहाँ पर बनते हैं 2 मोल में। अगर इस एटीपी को हम यहाँ पर यूटिलाइज कर मान लेते हैं, यूटिलाइज हो गया, तो सिर्फ हमको क्या होता है 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसको 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने, इम्बेडेड, मेयरहाफ, बट्टू ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको EMP पाथवे